तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, वही चीज आ रही है, अगर कोई संविदा है तो बात अलग है, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उस अंतरित संपत्ति या उसके भाग के बारे में पट्टाकर्ता के वे सब अधिकार तब तक रखेगा, कब तक रखेगा देखो, और यदि पट्टेदार ऐसा निर्वाचन करे, मतलब इलेक्शन करे, तो पट्टेकर्ता के सब दायित्वों के अधीन तब तक रहेगा जब तक वह स्वामी बना रहता है। देखिए ये जब तक स्वामी बना हुआ है तब तक है ना, इसने इसको ट्रांसफर कर दिए तो इसके सारे राइट्स तो इसको आएंगे, दायित्व भी आ गए, मान के चलिए। तो आगे क्या कह रहा है, ठीक है, किंतु देखो, किंतु से समझना है, पहला पैरा तो यही कहता है कि यहाँ पर इसको दे रहा है तो अधिकार तो अपने आप ही आ गए तत्प्रतिकूल संविदा के, और ये डिसाइड करेगा निर्वाचन की दायित्व भी आ रहे हैं, कब से, जब ये कब्जे इसके पास मालिकाना हक से, इसके पास है भी तो, पर जैसे ही इसके पास ट्रांसफर हो जाता है तो देखो क्या कहता है, किंतु पट्टाकर्ता का पट्टे द्वारा अपने पर अधिरोपित दायित्व में से किसी के अधीन रहना केवल ऐसे अंतरण के कारण ही परिवर्तित ना हो जाएगा। मतलब अपने राइट केवल ट्रांसफर करने से ही दूसरे के पास दायित्व नहीं चले जाएंगे, जब तक कि पट्टेदार अंतरिति को, पट्टेदार क्या कह रहा है, पट्टेदारों क्या है, अंतरिति को अपने प्रतिदायी, अपने प्रति मतलब पट्टेदार के प्रतिदायी व्यक्ति मानने का निर्वाचन ना कर ले। केवल ट्रांसफर करने से अधिकार ही जा रहे हैं, दायित्व नहीं आ रहे। दायित्व जब ही जाएंगे जब ये इसका निर्वाचन करेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, क्योंकि ज्यादातर राइट्स किसके जुड़े हुए हैं, इसके हुए, तो ट्रांसफर कर सकता है, पर ये इसको क्या करना होगा, निर्वाचन करना होगा। निर्वाचन के लिए मैंने सिंपल वे से बता दिया, ये इससे बोलेगा भैया इसने मेरे को ऐसे ऐसे कंडीशंस पे रखा है, क्या तू ये लायबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तो तेरे को हो जाएगी ट्रांसफर। बोलेगा सर नहीं, तो मैं तेरे को अपना लेसर नहीं मानूंगा, और ये ट्रांसफर भी क्या है वो नहीं होगा, अधिकार वर्ज हो गए, लायबिलिटीज मानी। और ये कहा जाता है कि संपत्ति के साथ में अधिकार के साथ में दायित्व दी जाती है, तो एक साथ जाएंगे सारे के सारे एक साथ ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा कि अधिकार दे दो, लायबिलिटी अपने पास रख लो, सारी चीजें एक साथ ही जाती है अंतर में, ओनरशिप में। चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अधिकार तो मर्ज हो गए, क्योंकि ये तो बेस में चाह रहा था ओनरशिप का। देखो ओनरशिप कौन है, ओनर कौन है, ठीक है, पर इस पे भी तो इसको इंटरेस्ट है कि नहीं है, उपभोग करने का, एक तरह से उपभोग करने का। तो ये ओनरशिप के अपने सारे राइट दे दिए, पर दायित्व का क्या है, तो दायित्व तो इसके भी प्रति जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका हित है ना कहीं उपभोग करने का, तो ये निर्वाचन करेगा इस चीज का। ये समझ में आ गया? ये थोड़ा सा अदर देन वो चीज है कि इसको हमने राइट दे दिए ज्यादा, तो ये अपने आप, इसको ऐसा हो सकता है ये इसको वंचित करना चाहता हो, 5 साल के लिए पट्टे पे दिया, मान के चलो छोटा सा बात देखो, इसने इसको खेत दिया अगले 10 साल के लिए, कौन सा हो गया, ये जब खेती करता था 5-5 लाख रुपए कीमत होती थी, 5-5 लाख रुपए की उसमें उपज होती थी, इसने खेती की है तो कितने 15-20 बढ़िया उन्नत प्रौद्योगिकी यूज करते हुए इतनी करिए, तो हर साल इसको इतनी इनकम हो रही है। ये दिमाग खराब हो रहा है इसका, या मेरे पास में तो इतनी थी, ये इसको बेच के इसके अधिकारों को तो नहीं वायलेट कर सकता, इसीलिए इसका निर्वाचन करने की बात की गई है। आई बात समझ में? पट्टेदार के अधिकार कितने ज्यादा मैटर है कि किसी दूसरे को अंतरिति को भी लाओगे तो हक तो अपने आप ही आ जाएंगे अधिकार, पर दायित्व के बारे में ये निर्वाचन करेगा कि सर लेना है तो पट्टा वो होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा। इसको अदरवाइज ये समझिए, अगर ये दायित्व लेने के लिए भी तैयार है तो एक बार लीज ट्रांसफर हो जाएगी, ये समझ में अदर व्यक्ति में, पर ये मना कर देता है तो इसी पे पास ही होगा, ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको वायलेशन करने के लिए ट्रांसफर किया गया इनडायरेक्टली। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर किसके अधिकार ज्यादा है, पट्टेदार के, वो निर्वाचन करेगा अगर आपने अंतरिति को कर दिया किसी को। जी समझ में आ गया? ये है, आई होप आपको आ गया होगा 109। अब देखो यहाँ पर एक ये दोनों चोरी तो मैं आपको कब को पढ़ा चुका हूँ। देखो परंतु अंतरिति अंतरण से पहले के भाटक, अब आपने पहले पढ़ा है कि रेंट पहले किसी और को देता था, ट्रांसफर के बाद में किसी और को जाता है, तो वो आपने कालिक समुदाय पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 36-37, वहां पर 15 दिन का पहले को दिया जाएगा और 15 दिन के बाद का जिसको भी ट्रांसफर किया उसको दिया जाएगा। ये समझ में आ गया? अब ये मान के चलो ये राजी हो जाता है कि ठीक है तुम मालिक बन जाओ, तो इसने 15 तारीख को 15 जनवरी को क्या इसके पक्ष में आ गया, तो इससे पहले जो किए थे वो किसको देगा, ये समझ में आ गया? और इसके 15-16 तारीख के बाद में जो भी रेंट देगा वो किसको देगा, ये समझ में आ गया? तो ये यहीं पे कहना चाहता है, परंतु इसने क्या कर दिया, इसने इसको पता नहीं था और इसने क्या है पूरे महीने का किसको दे दिया,
तो ये दोबारा इसको कहने के लिए मजबूर नहीं करेगा भैया। ये समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे कह रहा है कि परंतु अंतरण के पहले के भाटक के शोध के बकायों का हकदार नहीं है। जिस दिन भी ट्रांसफर किया उससे पहले के जो शोध है, बकाया है, जो भाटक, उनके लिए क्या हकदार नहीं है। किसके लिए? और यदि पट्टेदार ये विश्वास करने का कारण ना रखते हुए कि ऐसा अंतरण किया गया, उसको पता ही नहीं है, कि उसको नॉलेज में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। समझ में आ गया? कि और विश्वास ना रखते हुए उसने क्या किसको दे दिया? पुराने वाले अंतरण को। पट्टाकर्ता को भाटक दे देता है, जो पुराना वाला होता है ना, उसको दे देता है। तो पट्टेदार अंतरिति को ऐसा भाटक पुनः देने का दायित्व तो नहीं होगा। जो पट्टादार होगा ना, वो अंतरिति को दोबारा भाटक नहीं देगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया था, उसको नॉलेज नहीं थी, विश्वास के कारण वो तो उसे ही मालिक समझ रखा था। एस्टोपल के न्याय वो तो उसी को देगा। मैं बार बार ना बताता हूँ, एस्टोपल ये किससे बात है, इसको तो यही मालिक मानेगा, इसको क्या मालूम ट्रांसफर हो गई है, तो ये किसको देगा? इसको देगा। अगर इसको पता नहीं था, ठीक है, और अगर इसे पता चल जाता है कि ट्रांसफर हो गई, फिर भी इसको दे रहा है, तो ये लायबल है और इसने कंडीशन का ब्रीच किया है, और यहाँ पर इसको क्या है? टर्मिनेशन का ऑर्डर दे सकता है, इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है भाटक ना देने के कारण। याद है, मैंने अभी थोड़ा पीछे बताया था, भाटक देना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसे पता नहीं था, सुनो, अगर इसे पता नहीं था और इसने इसको दे दिया, तो ये व्यक्ति दोबारा इसे संदाय करने के लिए नहीं कहेगा। ये समझ में आ गई? बहुत सिंपल बेसिक है। आइए नेक्स्ट वाली क्या कह रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है। अब भाटक के बारे में बात करना चाहते हैं। अब ये पहले मान के चलिए, थोड़ा सा मैं कचकच ज्यादा कर देता हूं। ये इसको पहले 5,000 रुपए महीने देता था, महीने के हिसाब से देख लेते, ठीक है, महीने, साल, कुछ भी मान करो। अब ये नेक्स्ट वाला अंतरिति आ गया। अब ये भाटक ये इसको इससे देना चाह रहा है। ये बोला यार मैं थोड़ा समय भी बढ़ गया, और तूने तो 3-4 साल पहले लिया था, ठीक है, इसको दिया था, अब मैं नया अंतरिति आ गया हूं, अब मुझे भाटक में थोड़ा फेरबदल करना है, तो ये फेरबदल करके उसको 6,000 बढ़ाया था। ये समझ में आ गया? तो ये भाटक के बारे में बात करने के लिए तीनों बैठेंगे। कितनी बड़ी बात कह रहा है भाई, इसको पैसा देना है ना, इसने तो ट्रांसफर कर दिया, तो इस भाटक के बारे में तीनों बैठ के बात करेंगे। यही कहना चाहता है, पट्टाकर्ता, अंतरिति और पट्टेदार तीनों आ गए। यह अवधारित कर सकेंगे, क्या अवधारित कर सकेंगे? कि पट्टे द्वारा आरक्षित प्रीमियम व भाटक का कौन सा अनुपात इस प्रकार अंतरित भाटक के लिए देय होगा। मतलब किस तरह से कौन सा भाग कैसे हमें देना है। जी समझ में आ गया भैया? तो ये बैठ के क्या है, अवधारित करेंगे तीनों के तीनों। चीज समझ में आ गया कि कौन सा भाग देना है, कौन सा नहीं देना है। चीज समझ, और उनमें अगर असहमति होती है, वो नहीं सहमत हो पाते, चीज समझ में आ गया, तो ऐसी दशा, तो असहमति होने की दशा में ऐसा अवधारण ऐसे किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अब इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कौन सा न्यायालय डिसाइड करेगा? डीजे कोर्ट, कलेक्टर, ज्यादातर लोग तो कलेक्टर पहुंच जाएंगे। जी समझ में आ गया? वो वाला न्यायालय जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के कब्जे के लिए वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता रखता हो। ये बहुत है, सीपीसी में अधिकारिता से संबंधित बहुत बड़ी बात है कि कौन अवधारित करेगा इस भाटक के बारे में कि कौन सा अनुपात किसको देना है, कैसा नहीं देना है। जी समझ में आ गया? तो दोनों ही बैठ के बात कर लेंगे तीनों। अगर तीनों असहमत है तो फिर न्यायालय डिसाइड करेगा, और न्यायालय भी कौन सा होगा? कि जिसको वाद ग्रहण करने की अधिकारिता हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो 111 भी, 109 भी आपको आए हो पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि अधिकार तो चले जाते हैं, दायित्व इस पे डिपेंड करते हैं। ये निर्वाचन करेगा तो ही इसके पास में अंतरिति बनेगा। जी समझ में आ गया? और दूसरा पॉइंट ये कहता है भाटक के बारे में, अगर इसने पहले बिना सूचना दिए, ठीक है, इसको भाटक संदाय कर देता है विश्वास के कारण, ठीक है, तो ये दोबारा इससे भाटक नहीं ले सकता। समझ में आ गया? और अगर भाटक के बारे में बैठ के बात करनी है तो एक साथ बात कर लो, नहीं समझे? और ये अगर असहमत होते हैं, ये समझ में आ गया, तो फिर न्यायालय डिसाइड। समझ में आ गया? आइए 110 तो बहुत ही आसान है। 110 तो एक तरह से लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहा है। जिस दिन आपने कॉन्टेक्ट किया होता है उस दिन को क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो जिस दिन आपने पट्टा दी किया गया है, तो जिस तारीख को किया गया उस तारीख को नहीं गिना जाता है। बहुत अच्छी बात कह रहा है ये, सिंपल सी बात है। दिमाग लोगों का होगा कि नहीं होगा?
कि यार जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उसी दिन से स्टार्ट है, ना 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 ना, ये बहुत अच्छी बात कह रहा है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट कितने तारीख को बनाया है, 1/1/2025 को, और अगले 5 साल के लिए बनाया है 1/1/2030 को, तो ये 5 साल हो गया आपका पट्टा। तो जिस दिन आपने पट्टा बनाया है, जिस तारीख को पट्टा बनाया है, उस दिन को एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। मतलब ये अब कब से प्रभावी होगा, मेरी बात समझ में आ गया? ये जो पहली तारीख को अगर आपने पट्टा निर्मित किया है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक्चुअली पट्टा कहां से, अगले दिन से स्टार्ट होगा। ये समझ में आ गया? बेसिक है। और ये कब तक चलेगा मैडम, 1 तारीख को नहीं चलेगा, ये अगले 2 तारीख तक चलेगा। ये खासियत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर एक दिन कम हो गया ना। ये समझ में आ गया? तो वो अगली 2 तारीख तक के, और वो देखो दूसरा पैरा में लिख रखा है, वर्ष के पट्टे के अनुसार जिस दिन पूरा पट्टा पूरा होता है उस दिन पूरा दिन चालू होगा। ठीक है, उसके दिन। तो देखो पढ़ लेता हूं, जहां की किसी स्थावर संपत्ति के पट्टे के किसी परिसीमित समय, अब देखो परिसीमित समय दे रखा है, ये याद रखना, परिसीमित समय दे रखा है, तो ठीक है, तो किसी विशिष्ट अवधि के विशिष्ट दिन से प्रारंभ होना अभिव्यक्त है, पर्टिकुलर दिन के लिए प्रारंभ होना अभिव्यक्त है, वहां उस समय की संगणना में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो मतलब जिस दिन अगर वो गणना करनी है, तो जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट किया पट्टा किया गया है, उस दिन को क्या हम कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। जी समझ में आ गया? और जहां की प्रारंभ होने के लिए कोई तिथि नामित ना हो, देखो ये भी क्या कह रहा है, पट्टा चल रहा है पर हमने कुछ नहीं बनाया है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, ठीक है? तो वहां पर क्या कह रहा है ये, जहां के प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नियत ना हो, वहां इस प्रकार परिवीक्षित समित पट्टा करने के दिन से प्रारंभ होगा। अब देखो ऐसा हो सकता है कि पिछले 25 दिन से क्या मैंने तुम्हें पट्टा दे रखा है, पर रिटर्न में तो कुछ नहीं बना रखा। ठीक है, मैंने क्या ये नहीं बता रखा कितने समय के लिए होगा, कितने समय के लिए नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट फ्रेम करोगे, डॉक्यूमेंट तो बनाना ही है ना, कब्जा पहले दे दिया, उपभोग पहले दे दिया, ऐसा हो सकता है ना, कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जा आज से तू क्या खेती करने स्टार्ट कर दे, डॉक्यूमेंट अपन कल से बना लेंगे, परसों बना लेंगे। तो ये गलती नहीं करना है, जिस दिन से आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे पट्टा किससे समझा जाएगा, उस दिन से। अब आपने भले ही 10 दिन पहले दे दिया हो, वो समय इंक्लूड नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात कह रहा है कि भैया हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या है तुम्हें वो बता रहे हैं, तो तुम डॉक्यूमेंट बनाइए, तो जहां प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नियमित नहीं है, ठीक है, ना हो, वहां इस प्रकार परिसीमित समय पट्टा करने के दिन से प्रारंभ होगा। जिस दिन आपने पट्टा करा होगा ना रिटर्न में, ये समझ में आ गया, उस दिन से प्रारंभ होगा, अगर कोई समय निर्दिष्ट ना हो, क्योंकि पट्टे क्या है, समय समय के लिए होता है। आइए, और वर्ष के पट्टे की कालावधि, जो वर्ष अनुवर्ष पट्टा किया जाता है उसकी कालावधि कैसे होगी, जहां की समय परिसीमित समय 1 वर्ष या कई वर्षों के लिए है, वहां तक प्रतिकूल अभिव्यक्त करार ना हो। ठीक है, तो पट्टा उस दिन की अवधि को लिख दीजिए एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब यानी जो साल भर साल का है, तो साल एनिवर्सरी साल दर साल आती है, ठीक है, कि पूरे दिन चालू रहेगा, मतलब उस दिन भी वो चालू रहेगा। समझ में आ गया? ऐसे नहीं कि जिस दिन लास्ट दिन खत्म किया, कई लोग बोलते हैं ना कि यार इस तारीख से इस तारीख को खत्म हो जाएगा, मतलब 1 तारीख को तुम पट्टे पे नहीं रहोगे, तो ये लोग कह रहा है कि नहीं, उस तारीख को भी तुम क्या रहोगे, उसी में बने रहोगे। मेरी बात समझ में आ गया? उस तारीख को भी तुम क्या है, उसी में पूरे दिन चलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आज के दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा क्या है, इस तारीख को खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो कह रहा है कि नहीं, उस दिन के बाद भी क्या है, उस दिन भी वो चलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट तीसरा वाला सपोज कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट कर देना। अब मैं आपको यहाँ पर राइट और बताऊंगा, देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है, पट्टे का परिवर्तन करने का विकल्प मतलब यानी पट्टे को कौन रद्द कर सकता है। अब सर कह रहे थे कि वो सूचना देके रद्द कर देगा, पट्टा करता के अधिकार नहीं है, किसके अधिकार है, वो चाहे जब उसको क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, पर पट्टा लेसर नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जहां की अभिव्यक्त है, क्या कर रखा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है आपने, लीज बना रखा है, कि इस प्रकार परिसीमित समय अपने अवसान के पूर्व प्रवेशन है, कि जहां पर आपने कोई देखो समय दे रखा है 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद तो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा, परंतु वो चाहते हैं, उसमें साफ लिख दिया है कि इससे पहले भी टर्मिनेट हो सकता है। क्या लिख दिया,
इससे पहले भी टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो जहां की अभिव्यक्त है कि इस प्रकार परिमित समय अपने अवसान से पूर्व परिवेशन है, और पट्टे में इसका वर्णन नहीं है कि कौन करेगा। पट्टे में इसका वर्णन नहीं है कि किसके विकल्प पर यह परिवेशन है, और पट्टे में नहीं बता रखे कि कौन करेगा। तो वहां लॉ बता रहा है, लॉ क्या कह रहा है, वहां ऐसा विकल्प पट्टेदार को प्राप्त होगा, पट्टे कर्ता को। यानी साफ बता रखा है कि आप टर्मिनेशन कर सकते हो बीच में, और वहां नहीं बता रखा है कि कौन करेगा। तो राइट किसको दे दिया, अब पट्टेदार को दिया है। तो देखा कितने राइट्स बनते जा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही क्या है, पट्टे को बनाए रखना है, विवादों को सुलझाने के लिए बना रखा है। नहीं तो आए दिन विवाद होते रहेंगे, और जो पट्टा करता है वो अपना प्रभाव बनाता रहेगा हमेशा ना। समझ में आ रही है? वीडियो कैसे रुक गई? कई बच्चों की वीडियो रुक गई है, चलो कोई बात नहीं। आई होप ये 110 भी समझ में आ गया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो है 111। ठीक है, कि कब कब पट्टा टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और ये देखो, मैंने 105 कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 106 में कोई सूचना के बारे में कोई, 107 में ऐसे याद रखा करो कि वहां पर कौन पट्टा करके उसको रजिस्टर कराएगा, किसको मौखिक परिधान किया जाएगा, जिसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 109 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अंतरिक्ष के कैसे कैसे राइट्स बनेंगे। ये समझ में आ गया, और कौन उसे क्या है विकल्प है किसके पास में। और 110 मैंने अभी बता दिया कि पहले दिन को एक्सक्लूड कर देंगे, ये बात याद रखना। और अगर विकल्प नहीं दे रखा है तो पट्टेदार का विकल्प है। ये ऐसे पॉइंट बना के थोड़ा देख लेना। आइए अब 111 करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पट्टे के संदर्भ में। और थोड़ा सा, चंदन जी है क्या क्लास में? अरे चंदन जी नहीं है, चंदन जी है क्या? चंदन जी फीस मैंने क्या मैसेज डाल दिया है। सुरभि आपकी भी फीस रिमेनिंग है, नीलू आपकी भी। देखिए अब मुझे बार बार ना कहना पड़े, मैं वैसे कहता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है जब जरूरत पड़ती है तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि सर एनर्जेटिक होके पढ़ाए, नहीं समझे, थोड़ा सा क्या है, देखो मेरा इतना हक बनता है। एक लड़की ने सबसे अच्छी बात बोली, सर हम आप पे दया वया नहीं कर रहे, ये आपका अधिकार है, समझे, ये मेरा राइट है। किसी को एक दिन सेवा करके फ्री में देख लेना, और उधर से कुछ इनकम नहीं मिले ना, तो फिर आप देखना अपने सिचुएशन को, यार क्या हो रहा है यार, लोग तो मूर्ख है, लोग हमें धोखा दे देते हैं, हम तो बहुत अच्छे आदमी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। समझ में आ गया? फिर तुम ये बोलोगे तो तुम भी तो अच्छे आदमी बनो, नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है करबा, मैं हमेशा कहता हूँ करबा, कुछ हो ना हो कर्मा रिटर्न जरूर आता है, मेरे साथ भी आया। समझ में आया? इसीलिए मैं नहीं चाहता, मैं बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अपनी लाइब्रेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, नहीं समझे, तो भाई देते रहो, नहीं तो ये 1000 2000 रुपए लाखों में जाएंगे आपके। अगर सोचो आप मजिस्ट्रेट नहीं बन रहे तो जिंदगी खराब है, क्या मतलब बन रहा है। अगर आप शिद्दत से गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, या शिद्दत से आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो सोचो ये वैल्यूबल ही नहीं है जो मैं अमाउंट मांग रहा, कोई वैल्यूबल नहीं है। लोग तो कर्जा ले लेते हैं, और उनके मम्मी, देखो आज एक बार में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिए। वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि बच्चों माता पिता का पैसे के ऊपर इतना दबाव है, वो बच्चा आधे से ज्यादा ये सोचता रहता है, डेली पढ़ता ही इसी जोश में, यार मम्मी पापा ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, मम्मी पापा ने ये कर दिए, 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, लाखों लाखों फीस है, नहीं समझे, और फिर यहाँ पे रह के अलग खर्चा अलग है, और गर्लफ्रेंड बना ली तो और खर्चा अलग है, दोस्त बना ली तो और खर्चा अलग है, तो खर्चा इतना बढ़ जाता है। वो बच्चा क्या है पढ़ाई के दबाव में मगर वो अपनी आत्महत्या नहीं कर रहा है, वो दबाव में किस लिए कर रहा है कि यार वो उसको पालन नहीं कर पाया, वो बन नहीं पाया। तो आपके पास में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो आप जो छोटा मोटा रिमेनिंग अमाउंट है वो तो दे दो, इतना कोई खास नहीं है। नहीं तो देखा है मेरा नेचर, अभी अफसाना आयुष्य सब जानते हैं, मैं तुरंत क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा, एक आध में बैठ जाऊंगा मैं, नहीं समझे, क्योंकि आप समझो इस बात को, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिंदगी भर आपको गाली देता रहूं, यार इन 4-5 बच्चों की वजह से क्या है मैंने क्लास बंद कर दी। दीपक जी और आपकी ये मैडम क्या नाम है इनका, प्रियंका, ये कितनी लेट आई है, और उनकी सारी की सारी एक तरह से आप बात मानो इसकी, तो
अब आप 1.5 2 साल हो गई आपको, फिर भी आप पैसे नहीं दे रहे, तो आप समझे साहब ये आपकी क्या है इंटेंशन ही। मुझे कहने तो नहीं चाहिए था खैर, पर आप समझो इस बात को। नहीं, आप इतने बच्चे भी नहीं हो। अभी एक कौन पूछ रहा था मेरे से, हाँ मैंने आज अंकित से यही बात करी थी, यार तुम्हारे 2 फ्रेंडों का क्या हुआ, अंकित है क्लास के अंदर? नहीं है अंकित होना सर। मैंने उससे, अच्छा तो मैंने यार तुम्हारा वो नाजमीन और उसका क्या हुआ, बोला सर चले गए। अब अंकित ही जानता है कि मैंने कितने महीने पढ़ाया उनको, है कि नहीं, कितने महीने फ्री पढ़ाया। तो मैंने अपनी वाइफ से एक ही बात रही थी, मेरी वाइफ पूछी थी यार वो 2 जने आ रहे कि नहीं आ रहे, तो मैंने अपनी वाइफ से एक ही बात कही थी यार कि भाई जिसको पढ़ना होगा ना, नहीं वो कहीं भी जाके क्या है पढ़ लेगा, और जिसके जीवन में नहीं लिखा कि मजिस्ट्रेट बनना है, तो ये सारी चीजें उससे दूर भगाएंगी। छोटी छोटी बातें नहीं समझे, तो उनको बनना ही नहीं है। और मेरे पैसे 2 महीने पढ़ने के बाद में वो क्या कर लेगा, शिद्दत से अपने पैसे दो यार, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। चलिए अभी आयुषी देखो, मैं तो आयुषी की मानता हूँ, बेचारी को मुझे 100% था कि इस बार आरजेएस का वो एग्जाम देगी, पर नहीं दिया, पेशेंसली बैठी हुई है। चाहती तो वो डिस्ट्रक्ट होकर घर आ सकती थी, यार बहुत पैसा खर्च हो रहा है, पर वो फिर भी पैसा खर्च कर रही होगी अपना, सारे इंग्लिश के, सारे हिंदी के, सारे वहां रेंट के पैसे दे रही है, सब कुछ दे रही है। आयुषी को सब आता है, फिर भी वो मैनेज कर रही है सारा चीजें। नहीं तो वो चाहती तो घर आ सकती है कि अब मैं घर पे पढ़ लूंगी दूसरे बच्चों की तरह। आयुषी आने की जरूरत नहीं है, 1 लाख रुपए और खर्च हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बैठे रहो। ये जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं वाला सीन होना चाहिए। जब तक बन नहीं जाएंगे ना, जब तक आएंगे नहीं। और आयुषी देखो साल साल में जाती है, मम्मी पापा से बात भी नहीं करती हो ना, होली दिवाली कर ली तो कर ली, तो करती नहीं है। नहीं तो इस बार इसके 100% मुझे चांसेस थे। अफसाना का तो थोड़ा सा क्या है था, पर आयुषी सही कह रहा हूं मैं आपको, अगर आपका प्री निकल जाता ना तो इस बार 100% आप बन जाते। मैं लिख के दे रहा हूँ आप, इस बार प्री निकल जाता। पर प्री में देखो आपको पेशेंसली, क्योंकि इतनी जल्दी शिद्दत से क्या है, कोई चीज आराम से मिल जाती है ना, तो हम वैल्यू नहीं समझते। अब आपको पता चल रही होगी, नहीं तो इस बार आप बिल्कुल 100%, इस बार जो एलिजिबिलिटी है ना आरजेएस की आएगी, उसमें कितनी पोस्ट आए 100%। अफसाना का भी 100% कह रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि वो ठोकर खा चुकी है, और अगर ठोकर से नहीं सीखी है तो वो बात गलती है आपकी। तो 2 मेरे पास स्टार बैठे हुए अभी, मुझे गर्व है इन दोनों पे। आप पे भी होना चाहिए, मुझे ऐसा कोई काम करिए आप। अंकित बेचारा बहुत मेहनत करता है, पर वो प्रेशर ज्यादा ले लेता है। पर अंकित घबराने की बात नहीं है, जो 5 ईयर लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं ना, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, आप समझो इस बात को। फिर 5 ईयर लॉ कंप्लीट होने के बाद में 2 साल की कोचिंग करते हैं, 7 साल लगाया होता है। आपने 3 साल में एलएलबी में कुछ नहीं किया, और यहाँ पर 1 साल की कोचिंग में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो ये बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होना चाहिए आपके लिए, कि आपने जो 7 साल बच्चे ने तैयारी करी, वो आपने 2 साल में तैयारी करके अचीव कर लिया। तो ये बड़ी बात है कि नहीं है? वहां टीचर कंटिन्यू बैठा हुआ है। मेरी वाइफ ने 5 ईयर लॉ कॉलेज किया था, 2012 में उसकी कंप्लीट हुई थी, 2012 नहीं 2015 में उसकी कंप्लीट हुई थी। उस वक्त उसने 70,000 रुपए पर सेमेस्टर दिया था, मतलब 10 सेमेस्टर कितना हो गया, 7 लाख रुपए। ये तो लाख रुपए उस वक्त दिया था 2015 में, आज 25 हो गई है मैडम, 70,000 रुपए सेमेस्टर दिया था, और आज वो रोटी बना रही है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ बेकार है तुम्हारा ये पढ़ना। आज की तारीख में उसकी कम से कम नहीं तो 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर है, तो आप समझ लीजिए 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लगा दिए उस बच्चे ने। और प्लस ये 2 साल कोचिंग करी है। ये आयुषी बढ़िया कोचिंग में पढ़ रही है जहां पर फीस नहीं है। नहीं तो आयुषी एक बात बताओ, जेकिल्स की कितनी फीस है? अब तो शायद 80-90 हो गई। 80-90 हजार, इस समझ में आ रही है? मैं लाख रुपए मान लेता हूँ 2 साल का, फिर भी 2 लाख रुपए हो गया, 15 + 2, और ये तो फीसों में गई है, खाने पीने का अलग है। समझो आज में इतना पैसा खर्च हो रहा है, तब जाके वो बंदा क्या है, मजिस्ट्रेट बन रहा है। और अगर आपको 2 साल के अंदर में अगर तैयारी कराता हूँ मैं, तो फिर भी 1 साल से ज्यादा ही खींचता हूँ, कितना भी कर दो। और उसमें आपको उस स्तर पे, अफसाना को मैंने एक ही बात बोली है, अफसाना जयपुर क्या दिल्ली की किसी भी कोने में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि जितना तुमने लॉ पढ़ा है ना सफिशिएंट है। कोई माइकल लाल ये कहते कि नहीं यार ये खराब है, ये गलत है, ये आयुषी खुद साक्षात है जयपुर में बैठे, नहीं समझे? आयुषी आपने भी देख लिया, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, कुछ भी कोई भी अंतर नहीं है, बस पढ़ने का ही अंतर है आपको देखने का।
पर वही मैं आपको 30,000 में करा रहा हूं, ये 17 लाख रुपए। आप अगर इसका 10% नहीं हो रहा है, इसका 10% नहीं हो रहा है, तो मैं आपको फ्री में करा रहा हूं। और फ्री में भी अगर ऐसे कर रहे हो तो आप समझो गलत कर रहे हो। ये तो क्या फायदा एक अच्छा स्टार टीचर भविष्य में कभी बनने वाला हो, कहीं और लोगों को निकाले, तुम्हारे फीस ना देने की वजह से। सही कह रहा हूँ, डेली की डेली मेरे को आती है चीजें, बंद कर दो कोचिंग है बहुत है। एक तो ये इसके चक्कर में आशा के पापा से वादा किया है कि कंटिन्यू पढ़ाऊंगा और इसको तो मजिस्ट्रेट बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ये समझ में आ गया, ये वादा कर लेता हूँ ना तो मैं अपने वादे से मुकरता नहीं, चाहे मेरे को 2 काम कम करने पड़े। 200-300 सेमेस्टर ये एकदम आते ही पहले ईयर की फीस डाल दी, आते दूसरे साल की मेरे को कहना भी नहीं पड़ा, दूसरे साल की फीस भी अपने हाथ में डाल दी मैंने, बाउंड कर दिया इस लड़की ने मेरे को। नहीं तो मैं कोचिंग पिछले साल छोड़ने वाला था कि मेरे नहीं आ रहा फीस, इसने दूसरी बार भी फीस मेरे ऊपर बोले कि 10 लो पैसे। एक मुश्त दिया था, एक मुश्त दिया ना तुमने, एक मुश्त आशा ने दिया है। और आशा की अगर आप घर देख लोगे ना, बुरा मत मानना, आशा की कंडीशन देख लोगे ना तो आप सबसे गलत खराब कंडीशन उसके। आशा की कंडीशन तो आदमी अगर सोचता है ना कि हमारा पैसा नहीं है, आशा की कंडीशन आप सबसे वर्स्ट है, फिर भी वो बच्ची क्या है। और इस बार मैंने बोला ना उसके 85 मार्क्स आए इन कॉन्स्टिट्यूशन मोदी कॉलेज में, और भी कई सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर मार्क्स है। पहले दूसरे सेमेस्टर में रो रही थी ये लड़की कि सर मैं तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने धैर्य रख, तीसरे चौथे सेमेस्टर में, पांचवें सेमेस्टर में आते आते 85 नंबर ला रही है। अभी तो 5 सेमेस्टर बाकी है, कर लेगी अचीव, मैं कह रहा हूँ 100%। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, जैसे ये आशा, अफसाना, आयुषी, अंकित, ये जो बच्चे होते हैं वो हमें क्या है मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार अच्छे बच्चे आएंगे। तो आप भी क्या है इस फील्ड में आओ, थोड़ा सा कुछ ही गिने बिने बच्चे हैं तो अपनी फीस दे दो के फ्री हो, और क्या है, कौन कह रहा है। मैं कभी नहीं कहता फीस की, और कभी ऐसी बात आ जाती है फीस की कहना पड़ता है। देखो आप, मैं क्या अगर 5,000 रुपए दिहाड़ी भी नहीं कमा रहा ना, 5,000 रुपए मंथली भी नहीं करा, तो मैं तो बेरोजगार से बेकार हूँ। कई बार लगता है कि ऑटो चला लो। सही कह रहा हूँ, क्योंकि पैसा मैटर बहुत करता है। पैसा मेरे पापा के पास होगा, मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं उनके पापा को प्राइड नहीं देता। आपके पास कितना है तो पढ़ाने का क्या मतलब है, इतनी पढ़ाई करने का क्या मतलब है जब आप डिपेंडेंट हो उनके ऊपर। नहीं समझे, जब आप खुद ही नहीं कमा पा रहे तो पढ़ाई बेकार है। पिताजी के पास तो आप क्या अपनी जो भी है पूर्ति करो। मुझे अभी 3 तारीख को पैसे की जरूरत थी, 3-4 तारीख को बहुत ज्यादा, तो मैंने चलो ठीक है मैसेज डाल के मैं आपको बता दूंगा, मैं दे देंगे बच्चे। और अभी भी क्या है 1-2 बच्चों ने दिया है बस, फिर बाद में अभी कुछ कोई फर्क नहीं किया। नीलो ने तो लाइक और किया था, नीलो लाइक करने के बाद से दिया, मैंने सोचा चलिए आइए ठीक है। ऐसा अच्छा नहीं लगता, देखो मेरी सही बात बताओ, मुझे पैसे के बारे में मत बुलाया करो कि यार पैसा देना पड़ेगा, अपने आप ही दे दिया करो, इतनी छोटी मोटी इनकम। नहीं समझे मजिस्ट्रेट, मैं तो कह रहा हूँ कि आप तैयारी जिसकी कर रहे हो ना, अभी आयुषी बैठी हुई है कि जज बनने के बाद में क्या है, जब आप अंतिम जो 3 या 4-5 साल जाएंगे ना, आपको अंतिम साल बचेंगे आपके रिटायरमेंट के, कितना पैसा कमाया वो तो नहीं कह रहा, अंतिम 5 साल में आप 10 करोड़ का एवरेज लेके चलता है हर मजिस्ट्रेट। कितने का, क्योंकि पूरे साल ईमानदारी करी, ईमानदारी से पैसा कमाया। अब लास्ट के 10 साल में कितने ही बड़े केस हो, बेल देनी है, कितने ही बड़े मामले हो, ओके सजा कम करनी है, ये कम करना है, वो करना है, शुरुआती स्तर पे तो नहीं करता। 20 साल आराम से बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ईमानदारी का एक चस्का लगा हुआ है, लोगों में भय पैदा हो गया, यार ये तो बड़ा आदमी है। और भय भी पैदा किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसे बड़े आदमी से ज्यादा बड़ा बात मांगेगा। जब वो बड़ा आदमी हो जाएगा, बड़ा ईमानदार हो जाएगा, तो छोटे मोटे पैसों में तो बिकेगा नहीं, 10-15-20 हजार में सीधा लाखों की बात उसके पास आएंगी। तो जो सीनियर एडवोकेट होंगे सीधे बोलेंगे सर 10 लाख है, बेल दे दीजिए सर, बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है, आज आसाराम जेल के जमानत के लिए फिर रहा होगा, समझ में आ रही है। तो कितना पैसा, ये 5 साल में 10-15 आराम से करोड़ कमाओगे। यहाँ तो करोड़ों की बात नहीं कर रहा मैं, आपको जब इतना कैपेबल बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो उससे बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैं ये नहीं कहता मत खाना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप चाहो तो, ये तो हर किसी की डेयरिंग होती है कितना खा सके। नहीं तो मेरे पापा एक ही बात बोलते हैं कि यार जो कोयले की खान होती है ना, कोयले की खान क्या होती है कि अपना शरीर खराब कर लेगी,
अपने बदन पे क्या है, काले धब्बे पड़ जाएंगे। तो कोई ईमानदार आदमी सोच सकता है ये अरे गलत चीज है, और कोई आदमी सोच सकता है अरे नहीं ये तो काला सोना है। ये समझ में आ गया? तो कुछ लोग जिनको दाग धब्बों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी खान को, जो हम सोच रहे थे कि कपड़े गंदे होंगे, उसी खान को क्या समझते हैं, सोने की खान समझते हैं, काला सोना। तो ये आदमी के आदमी, हम तो पहली कैटेगरी में भैया, उसे काला ही समझते हैं, खान ही समझते हैं उसे, हम उसे क्या है, वो सोने की खान नहीं समझते। पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये सारी चीजें, तो छोटी छोटी बातें, ये तो कंडक्ट है, आपका व्यवहार है, कैसे मजिस्ट्रेट बनोगे आप। चलिए, तो देखिए अब टर्मिनेशन, जिसको क्लास छोड़नी है छोड़ के जा सकता है। टर्मिनेशन पढ़ाएंगे आज की तारीख में, ठीक है। आई होप इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह आगे होंगे, कोई ऐसा नहीं है एक एक बेरेक टू बेरेक पढ़ा रहा हूँ। टर्मिनेशन के बारे में देखिए, क्योंकि पट्टे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी आया था कि अफसाना कोई क्वेश्चन पट्टे से मेंस के अंदर? बस में जो इलस्ट्रेशन अभी आप बता रहे थे ना, वो अब मुझे समझ आ गया जब अभी मतलब जो इलस्ट्रेशन है ना, उसके तो वर्षानुवर्ष होंगे, इलस्ट्रेशन ये बोल रहा है और सेकंड ये बोल रहा है, उससे जो अदर होंगे ना वो मासानुवर्ष होंगे। तो उस वक्त समझ नहीं आ रही थी चीज, तो मेरा गलत हुआ था। बस अब बिल्कुल कोई बात नहीं, आज की तारीख में क्लियर हो गया। आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे, अब की बात से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। मैंने हर चीज में जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे ये मैंने बताया था ना कि परिवेशन का विकल्प अगर उसमें अभिव्यक्त रूप से दे रखा है पर ये नहीं बता रखा कि किसको होगा, तो वहां पर पट्टेदार को होगा ना कि पट्टी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये समझ में आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और देखो, एक प्रैक्टिकल नॉलेज से देखो, ये जो 109 था, इसके अंदर जो तीनों बैठ के क्या आधारित कर रहे थे, कितना भाटक देना है, कितना नहीं देगा, किसके पास कितना अनुपात में आएगा, और ये आधारित नहीं कर पाते हैं या असहमत होते हैं तो न्यायालय में जाएंगे। अब न्यायालय में क्या सूट फाइल करेंगे क्या? नहीं, इसको लिख लिए, बिना सूट फाइल किए ही केवल और केवल उस न्यायालय में जो सक्षम न्यायालय है ना, उसमें मूव एप्लीकेशन करनी होगी केवल आपको, विदाउट एनी फाइलिंग सूट। ये याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिकल का है ये क्वेश्चन। आगे बात समझ में? यहाँ पर आपको सूट फाइल नहीं करना है, क्योंकि मामला एक भाटक का है और भाटक के लिए सूट फाइल क्या करना है। तो यहाँ पर आप मूव करिए उस न्यायालय में एप्लीकेशन, और जो भी उसका चार्ज बनता है, जो भी है, सूट के लिए अलग प्रोसेस होती है, इसलिए यहाँ पर जो भी उसका जो भी एक फॉर्मेट होता है न्यायालय वकील के माध्यम से, उसकी जो फीस होगी वो लगेगी। सूट फाइल नहीं किया जाता, स्टार बना के लिख लीजिए। ना मैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है कि उस न्यायालय में जिसमें सक्षम न्यायालय है, सिविल वाद जहां पर जाते हैं जनरली उस वाले न्यायालय, ठीक है। आइए चलिए आइए, अब पट्टी का टर्मिनेशन कैसे होता है? डिटर्मिनेशन, देखो कितनी शानदार वर्ड आई है, डिटर्मिनेशन। तो देखिए जो पहला पॉइंट देखिए, इसके अंदर 8 पॉइंट है, तो सबको समझा रहा हूं। तद द्वारा परिसीमित समय के बीच आने पर, आपने 5 साल के लिए पट्टा किया था और 5 साल बीत गए, तो जैसे ही 5 साल बीत गए आपका पट्टा भी क्या हो गया? डिटर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। चीज समझ में आ गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, जहां की ऐसा समय, आपने कोई ऐसा समय बता दिया, कैसा समय, और शर्त भी लिख दी है कि किसी घटना के घटित होने की शर्त परिसीमित है। आपने पट्टा चल रहा है, आपका समय तो दे रखा है, पर आपने ऐसी शर्त लगा दी है कि अगर ऐसी घटना घट गई इस बीच में, आपने 5 साल के लिए पट्टा किया और उसमें ऐसी घटना घटने का कोई ऐसी बात बता दी है, तो वो पट्टा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर वो घटना क्या हो जाती है? घट जाती है। इसे कहते हैं कौन सी? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है आपने। लिमिटेड टाइम तो दे दिया कि मैं आपको पट्टा 5 साल के लिए करता हूं, पर तुमने अगर सी से शादी कर ली नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? शर्त लगा दी। चीज समझ आए? टर्मिनेशन तो दे रखा है 5 साल, ये जितना भी समय दे रखा है, पर आप किसी घटना की कोई शर्त लगा दी आपने, तो वो क्या हो जाएगा? अगर वो घटना घटित हो जाती है। कौन समझ में आ गया? तो यहाँ पर यही है कि जहां की ऐसा समय किसी घटना के घटित होने की शर्त पर परिसीमित है, वहां ऐसी घटना के घटित होने पर मैं तुम्हें पट्टा दे रहा हूं। पापा बोल रहे हैं बच्चे को कि बेटा मैं तेरे को ये खेत लीज पे दे रहा हूं, पर उससे दूर रहे, उस लड़की से दूर रहे, और फिर भी तुम मिल रहे हो या फिर भी तुम उससे शादी कर लेते हो, तो पट्टे को क्या करूंगा मैं? टर्मिनेट करवा दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये समझ। आइए तीसरा क्या कहता है?
तीसरा कहता है जहां की उस संपत्ति में पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसन किसी घटना के घटने होने पर या उसके बयान करने की शक्ति का विस्तार किसी घटना के घटित होने तक ही है। ऐसी घटना के घटित होने पर, देखो बहुत नहीं समझना है इसको, जहां पर भी पट्टाकर्ता, ठीक है, पट्टाकर्ता अपना हित क्या है, ट्रांसफर कर देता है अंतरिति को, तो उसने ट्रांसफर कर दिया है, चीज समझ में आ गया। और अगर उसका मान के चलिए उसका हित नहीं था उसको ट्रांसफर करने का, तो वहां टर्मिनेट हो जाता है, तो ये पट्टा भी टर्मिनेट हो जाता है। अब देखो इसको मैं एक उदाहरण दिया था मैंने आपको लेसर लेसी का। देखिए ए व्यक्ति बी व्यक्ति को पट्टा करता है और बी व्यक्ति किसको कर देता है, सी व्यक्ति को। अब ये कौन बन गया, ये व्यक्ति लेसर बन गया और इसने किसको दे दिया, सबलीज पर दे दिया। इसके नीचे ये कौन हो गया, लेसर। अब इसका हित किसी घटना के कारण, अब इसने मान के चलिए इसने इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया, तो इसका भी तो क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो दोबारा पढ़ता हूं, पट्टाकर्ता के, अब ये लेसर बन गया था, पट्टाकर्ता के हित पर्यवसान। अब जब इसकी तरफ से इसका पर्यवसान हो जाएगा तो इनडायरेक्टली इसका भी तो पर्यवसान हो जाएगा, ठीक है। किसी घटना के घटित होने पर या उसके बयान, अब देखो यहाँ पर ये दूसरा वाला पॉइंट है जो बयान की बात करें, या उसका बयान करने की उसकी शक्ति का विस्तार। अब इसने बयान किया था, उस शक्ति का विस्तार मतलब वो घटना के घटित होने पर उसकी शक्ति अब नहीं रही है उसको ट्रांसफर करने की। तो जब इसका खत्म हो गया तो आगे वाले का भी क्या हो गया है, खत्म हो जाएगा। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी दे दो, अगर इसने इसको पट्टा किया, यहाँ पर इसको मिटा दो, इसने इसको पट्टा किया, आइए इसको उस प्रॉपर्टी पर क्या था, हित तो था, पर वो क्या है इनडायरेक्टली और भी दो भाइयों का था, इसने इनडायरेक्टली इसको कर दिया। आप प्राधिकृत सुना है कि नहीं सुना, जिसको शुरुआत में प्रॉपर्टी नहीं आती है या फिर बाद में आ जाती है, या फिर हित पहले रहता है बाद में खत्म हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि नहीं होता बहुत सारी। तो पहले इसको हित था, बाद में इसका हित खत्म हो जाता है, तो पट्टा भी क्या हो जाएगा, उस घटना के घटने पे घटित हो जाएगा। कौन समझ में आ गया, लोन रजिस्ट्रेशन के आधार पे। चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है, उस दशा में, यहाँ पे थ्योरी ऑफ मर्जर लिख लीजिए। थ्योरी ऑफ मर्जर मतलब विलयन का सिद्धांत, विलयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मर्जर, बहुत बिठाना बहुत पड़ता है। थ्योरी ऑफ मर्जर किस है, उस दशा में जबकि संपूर्ण संपत्ति पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय एक ही अधिकार में निहित हो जाते हैं। ए व्यक्ति का अधिकार क्या था, एब्सोल्यूट अधिकार था, वेस्टेड इंटरेस्ट था इसका, पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर इसका पूर्ण अधिकार है, या ओनर है, ठीक है। आइए इसने अपना क्या कर दिया है, दूसरे को दे दिया है, क्या नहीं है, लेसी है, और इसको क्या उपभोग करने का अधिकार दिया है। अब देखो थोड़ा सा एक समझिए, ये इसके जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी इसको लीज पर दी है, पर बाद में इसी को ही सेल कर देता है, इसको लगा हो जाता है उस प्रॉपर्टी से। शुरुआत से पट्टे पे ली थी, बाद में इस प्रॉपर्टी से क्या खेती बहुत अच्छी होने लगी है, तो वो उसे खरीदना भी चाहता है। तो ये अब इसमें क्या हो गए, मर्ज हो गए, एक ही व्यक्ति में मर्ज हो गए। चीज समझ में आ गया, इसके अधिकार इसमें मर्ज हो गए। तो अब क्या हो गया, ये यहाँ पर जो लीज चल रही थी, मान के चलिए 5 साल के लिए आपने क्या किसी खेत को लिया, 2 साल बाद ही आपको लगा अरे यार ये तो खेत बहुत अच्छा है, नहीं समझे, तो वहां पर उसको क्या कर लेता है, वो यही व्यक्ति क्या कर लेता है, सेल कर लेता है। अब सेल कर लिया इसने, तो अब ये बड़ा अधिकार है कि छोटा अधिकार है, लीज से ये बड़ा अधिकार है, तो यहाँ पर अब ये लीज क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब उसका उल्टा देखो, जहां पर इसने इसको दिया तो लीज टर्मिनेट हो रही है, वो राइट इसको मर्ज हो गया, परंतु ये इसको वापस दे देगा, तो इसके राइट में तो बढ़ोतरी हुई क्या, ये तो पहले भी ओनर था और अभी भी ओनर है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट कब होगा, जब बड़े अधिकार छोटे अधिकार में पूरी तरह से मिल जाते हैं। ये थ्योरी याद रखना, जब अब बड़ा इसको राइट था, इसमें छोटा राइट आ गया, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखना जो ओनरशिप होती है, स्वामित्व होता है, ठीक है, उसे बंडल ऑफ क्या है, राइट्स होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे अधिकार नहीं होते। इसमें उपभोग का अधिकार इसको दे दिया, उसको इंटरेस्ट का अधिकार दे दिया, किसी को कुछ दाम दे दिया, तो ओनरशिप में बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो ये बंडल ऑफ क्या है, इसके पास में राइट्स है, और इसके पास तो केवल क्या है, उपभोग का अधिकार है। तो ये इसमें चले भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है यार, क्योंकि ये तो शुरुआत से ही था। परंतु ये बड़े अधिकार अगर छोटे अधिकार में चले जाते हैं तो जो पुराना जो पट्टा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन समझ में आ गया? जब एक में मर्ज हो जाते हैं, और बड़ी चीज जब छोटी चीज में मर्ज हो जाती है, ठीक है, तो उसका क्या है, दूसरा स्टेटस आ जाता है। ये इसमें चले जाते तो शुरुआत से यही था। इसका तो उपभोग कर अधिकारी तो कम था इसके अंदर। मान के चलिए इतना बड़ा डिब्बा है, इसमें उपभोग का अधिकार इसको दे दिया, तो ये बाकी का तो इसको एक के पास ही है। ये समझ आ गया? पर इसके पास में इतना सही था, पर और आ गया, ओनरशिप आ गई, तो ये मर्ज हो गया दूसरे के अंदर, एक ही व्यक्ति में, एक ही समय में, और अधिकार ज्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पर जो पुराना पट्टा था वो खत्म हो जाएगा, और जो नई चीज आई है, ठीक है, जैसे उसने सेल किया है, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको इस तरह समझना कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी चली जाती है, वहां पर तो प्रॉपर्टी चलेगी तो नए राइट्स सृजन हो गए, पुराना जो पट्टा था वो क्या हो जाएगा, खत्म। पर उसी व्यक्ति में जाना चाहिए। चीज समझ में आ गया? ये कहना चाहता है। पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में, एक ही समय में, एक ही अधिकार के नाते निहित हो जाते हैं। पट्टाकर्ता में किसमें मर्ज हो रहे हैं, बता रहा है कि नहीं बता रहा? पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में, एक ही समय में, एक ही अधिकार के नाते क्या होता है, वेस्टेड हो रहे हैं। पहले वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे, आपने पढ़ा है ना, समाश्रित और वेस्टेड इंटरेस्ट 19 और 21 में पढ़ा है। तो जब वेस्टेड इंटरेस्ट किसी में हो जाते हैं, ये तो पहले से ही वेस्टेड था, पर दूसरे में हो जाते हैं, तो वो पट्टा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी समझ में आ गया? ये कहना चाहता है। आइए इसको और भी तीसरे से समझ लीजिए। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को पट्टा किया, और बाद में सी व्यक्ति को बंधक कर दिया, और बाद में उसी को बेच दिया, तो वेस्टेड किसमें हो गए, इसमें हो गए। अब यहाँ पर ये जो पट्टा है, ठीक समझ में आ गया? अब ये क्या करना चाहता है, इसको क्या है, खत्म करवा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, चेंज हो गए। ठीक है, तो आप ये बात समझना कि जहां पर एक ही व्यक्ति में सारे अधिकार आ जाते हैं, विलय हो जाते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, पट्टा खत्म हो जाता है, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। आइए EFGH, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही आगे वाले सारे क्वेश्चन सेक्शन है। सेक्शन 112, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार, EFGH, ये जो चार अधिकार है, इन्हीं से ही सारे सेक्शन समझ में आएंगे आपके, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अगर ये समझ में नहीं आए तो आगे वाले भी समझ में नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। तो आपका टर्मिनेशन कैसा हो रहा है, तो मैं एक एक लाइन लिख देता हूं यहाँ पर। अभिव्यक्त क्या होता है, जब आप शब्दों द्वारा उसको क्या है, त्याग देते हो, क्या कर देते हो, अभ्यर्पण, सौंप देते हो, अभ्यर्पण। मतलब समझ में आया? ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को पट्टा किया, अब बी ने उसको क्या दिया, भैया तू रख ले अपने पास अपना पट्टा। मेरी बात समझ में आ गया? अब सर इनका जवाब आ रहा है कि ये इसको बाध्य नहीं कर सकता, पर पट्टादार हमेशा अपने पट्टे को खत्म कर सकता है। कैसे? अभ्यर्पण, सौंप दे उसे, अभिव्यक्त रूप से सौंप दे, कहते कि मुझे अब तेरा पट्टा नहीं चाहिए, तूने मेरे को 5 साल के लिए दिया, मेरे को जमीन में कोई नजर नहीं आ रहा, 1 साल बाद ही उसे क्या कर सकता है, एक्सप्रेसली सरेंडर कर सकता है। इसका शब्द लिखा हुआ है सरेंडर, देखो सरेंडर शब्द इंग्लिश में शब्द अच्छा है। उसने बी ने क्या कर दिया, उसको ए को वापस सरेंडर कर दिया, एक्सप्रेसली सरेंडर कर दिया। ठीक है, अर्थात उस दशा में जबकि पट्टेदार पट्टे के अधीन अपना हित पारस्परिक, और ये कैसे करेगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये म्यूचुअल मतलब दोनों ने बैठ के क्या किया हो, म्यूचुअल करार द्वारा पट्टाकर्ता के प्रति छोड़ देता है। अपनी इच्छा से भी छोड़ता है, तो वो पट्टाकर्ता के वो हो गए, वायलेटर हो गए। मैंने आपको 5 साल के लिए पट्टे दिया था और आप बीच में छोड़ रहे हो, तो मुझे उससे इनकम रुक गई ना मेरी। तो वहां पर म्यूचुअल करार अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप विवक्षित रूप से छोड़ोगे भी तो सही, पर वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल पारस्परिक करार द्वारा ही आप उसको छोड़ सकते हो। पारस्परिक आपने सुना होगा, ये म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है, वैसे ही है, म्यूचुअल करार होगा तभी ये छोड़ सकता है एक्सप्रेसली। पर इम्प्लाइडली देखो कैसे छोड़ सकता है, इम्प्लाइडली भी छोड़ सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, विवक्षित, इम्प्लाइड द्वारा भी छोड़ सकता है, विवक्षित अभ्यर्पण। अब सर ये विवक्षित अभ्यर्पण क्या होता है, कैसे होता है? विवक्षित मतलब जो आचरण के द्वारा किया जाता है, ये सबने पढ़ा है सेक्शन 9 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, एक तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। तो यहाँ इम्प्लाइडली ये क्वेश्चन एमपीजीएस में आ चुका है,
ये क्वेश्चन एमपी जीएस में आ चुका है और इसका इलस्ट्रेशन देखो, इसका इलस्ट्रेशन देखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है इलस्ट्रेशन क्लोज ऑफ एफ, एफ का इलस्ट्रेशन है। तो देखो क्या कह रहा है, पुराना पट्टा चल रहा था उसकी जगह से आपने नया पट्टा बना लिया। देखो उदाहरण देखो, ए व्यक्ति बी व्यक्ति को एक दुकान देता है करने के लिए 5 साल के लिए। जी समझ में आ गया? चलो आप बोल रहे कि दुकान तो सर 1 साल के लिए देते हैं, तो इसने इसको दुकान दी उपभोग करने के लिए कि भैया दुकान चला अपनी। इसने जैसे ही दुकान चलाई वहां पर क्या ऐसी कोई घटना हो गई या कोई परिस्थिति आ गई है कि उससे उसको इसको कितने देने हैं, 5,000 रुपए रेंट देने मान के चलिए, ठीक है। पर ऐसी कोई बात आ गई कि यहाँ पर इसको वो रेंट भी इस दुकान से नहीं निकल पा रहा है, मान के चलो रेंट निकला, अब इसकी इनकम या लड़ाई दंगा हो गया, दुकानें बंद हो गई है, तो इसको तो रेंट कंटिन्यू चुकाना है। तो ये इससे बोलता है यार भैया तू देख यार कितनी बड़ी बात हो रही है, मैं चुका नहीं पा रहा, तो जो हमने पिछला वाला जो पट्टा किया था ना उसमें तेरे को 5,000 रुपए की बात करी थी, क्यों ना अपने एक नया पट्टा कर लेते हैं। तो उसने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो ए ने बी से एक दोबारा पट्टा किया और इसने मात्र 3,000 रुपए का क्या है रेंट देना स्वीकार किया उस दुकान का। तो इस आधार पर पुराना पट्टा क्या हो गया, विवक्षित रूप से खत्म हो गया। दोनों पट्टे एक साथ नहीं चलेंगे, जैसे कोई नया एग्रीमेंट कर लेते हैं तो पुराना अपने आप खत्म हो जाता है, वही सेम टू सेम यही बात कर रहा है। उदाहरण देखिए, पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा एक पट्टेदार अपने पट्टेकर्ता के वर्तमान पट्टे के चालू रहते हुए, ये तो चालू रहता ही है, चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्रतिग्रहित करता है, स्वीकार कर लेता है कि ठीक है भाई अपन दूसरा कर लेते हैं। तो दूसरा कर लिया तो पहले वाला चलेगा क्या, वो विवक्षित रूप से क्या हो गया उसने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पूर्वोक्त पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण है और उस पट्टे का तदनुसार परिवर्तन हो जाता है और ये अपने आप पट्टा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट हो जाएगा। आगे बात समझ में? मैडम ये दोनों क्यों बता रहा हूँ, ये आगे वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप एक्सप्रेसली आप सरेंडर कर लीजिए या इम्प्लाइडली ऐसी कोई, अब इम्प्लाइडली का तो कोई तरीका नहीं होता, ये मात्र उदाहरण बता रखा है, और भी ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिससे इम्प्लाइडली आप वो पहला वाला पट्टा क्या हो जाता है सरेंडर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट वाला क्या कहता है, जी देखो जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी फोरफीचर। आपका फोरफीचर क्या होता है, सरेंडर तो आप अपनी इच्छा से करते हैं, फोरफीचर जबरदस्ती ले लिया जाता है। फोरफीचर क्या होता है, जब्ती जबरदस्ती। तो यहाँ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपने आईपीसी के अंदर ही पढ़ा है, संपत्ति का संपरण सजा के रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी फोरफीचर किया जा रहा है, संपरण किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर राइट किसका बन रहा है, देखो ध्यान देकर हो, यहाँ पर राइट किसका बन रहा है, पट्टेदार का, पट्टेदार उसे सरेंडर कर रहा है। और यहाँ पर जो सरेंडर वो किया जाएगा, जहां पर वो फोरफीचर किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, पट्टाकर्ता लेसर के द्वारा। मेरी बात समझ में आ गई? तो लेसर कब कब उसे जब्त कर सकता है, किससे, पट्टेदार से। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बता रखी है, इन 3 कंडीशन पे वो पट्टा टर्मिनेट और डिटर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए संपरण द्वारा अर्थात उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त के भंग करता है। अब मैंने बताया था उसमें शर्तें होती है और सबसे बड़ी शर्त क्या होती है, 2-3 भाटक। तो ऐसी बहुत सारी शर्तें होंगी, तो किसी शर्त का, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये भाटक, ये शर्त के बारे में दो क्लोज आएंगे, 114 ए। कौन कौन सी शर्त है, तो सबसे मुख्य शर्त क्या होती है, भाटक की होती है। तो यहाँ पर याद है किसी अभिव्यक्त मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में, लीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, उसका क्या करता है, भंग करता है, जिससे यह उपबंधित है कि उसका भंग होने पर पट्टाकर्ता उसे प्रवेश कर सकता है। अब यहाँ पर एक बार सेक्शन 6 में आइए, केवल प्रवेश का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, पर पट्टे के संदर्भ में लास्ट वाली लाइन पे आइए, उसी के अंदर लास्ट वाला 12वां पॉइंट है, उसके अंदर पुनः प्रवेश कौन कर सकता है, पट्टाकर्ता कर सकता है, क्योंकि अभी तो मालिक तो वही है, उसे तो उपभोग करने के लिए, क्योंकि बिना इजाजत के तो वो भी नहीं आ सकता, पर क्योंकि उसने शर्त का भंग कर लिया है इसीलिए वो क्या कर सकता है, री एंट्री कर सकता है। और कोई री एंट्री नहीं कर सकता है, मात्र री एंट्री करने का ट्रांसफर नहीं होता है, परंतु पट्टाकर्ता अपनी प्रॉपर्टी में वापस आ सकता है, ये शर्त के भंग पर। ट्रांसफर हो गया ना, देखिए ए ने बी को ट्रांसफर की, अब ये इसके पास है प्रॉपर्टी, अब इसका कोई राइट है क्या, इसका कोई राइट नहीं है इस पे जाने का। इसका राइट जब बनेगा जब इसने
भंग कर लिया। अब भंग करने पर इनडायरेक्टली क्या भंग कर लिया, तो ये इसमें एंटर कर सकता है और प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली इसके पास आ रही है, ट्रांसफर हो रही है। इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफर हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। बस लास्ट पॉइंट है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, नहीं तो क्या है अगली बार भी रह गया था ये। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी अन्य व्यक्ति का, पट्टेदार क्या करता है कि तू मेरा मालिक नहीं है, ये तेरी जमीन नहीं है, वो हक से क्या कर देता है, उसको हक त्याग कर देता है उसका, या खुद को मालिक बना लेता है, या किसी अन्य व्यक्ति को मालिक मान लेता है। भाई जिसने प्रॉपर्टी दी है उसी को मालिक मानना चाहिए। आप किसी और को मान रहे हो, बी व्यक्ति बोलता है मैं तेरा हक नहीं मानता, या फिर मैं खुद मालिक हूं इसका, तू जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले, तो वहां पर वो क्या कर देगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो देखिए यही कहना चाहता है, उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी अन्य व्यक्ति का हक खड़ा करके, यानी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर देता है, तेरा नहीं है तेरे भाई का है, या दावा करके, क्या दावा करके कि वह स्वयं हकदार है, अपनी पट्टेदारी हैसियत का त्याग कर देता है। उसका किराएदारी का कैसे त्याग होता है ना, ऐसे ये पट्टेदारी का हैसियत है, मैं तेरे को मालिक नहीं मानता। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये कहता है जबकि पट्टेदार क्या हो गया है, दिवालिया, न्याय निर्णित हो गया है। न्यायालय के द्वारा निर्णित होना चाहिए, केवल आपके कह देने से दिवालिया नहीं होता है, वो न्यायालय ने क्या डिग्री दी हुई है, ठीक है, उसके लिए दिवालिया के लिए, तो वहां पट्टा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, फोर फीचर हो जाएगा, फोर फीचर के आधार पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। परंतु ध्यान रखना एक बात है, यहां पर केवल इन तीन परिस्थिति में, शर्त भंग करने पर, उसके हैसियत के त्याग करने पर, या दिवालिया हो जाने पर, अपने आप ही टर्मिनेट नहीं होगा, डिटर्मिनेट, उसको क्या होगी, इस आशय की सूचना देनी होगी कि तूने ऐसी शर्त का भंग किया है, समझ में आ गया, या तूने ऐसी हैसियत का त्याग किया है, या तू दिवालिया हो गया है, इसलिए मैं क्या है टर्मिनेट करना चाहता हूं। तो देखो लास्ट क्या कहता है, लिखित सूचना देता है, लास्ट में आगे बात है, उसको क्या देनी होगी, नोटिस देनी होगी। कौन सा समझ में आ गया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को दे देता है, और ए व्यक्ति को कान में पता चलती है बात कि ए व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि तो मेरा मालिक ही नहीं है, तो मेरा मालिक ही नहीं है, तो वो बिना उसके तो टर्मिनेट नहीं कर सकता, पहले तो सूचना देगा कि भाई तूने ऐसा कहा है क्या, तू मेरे को मालिक नहीं मान रहा, पता चला किसी और ने अफवाह फैलाई हो, तो इसीलिए उसको क्या करनी चाहिए, सूचना। अब देखो यहाँ पे पट्टेदार के अधिकार बता दिए, इतना करने के बाद भी उसको क्या देनी है, उसको सूचना देनी है। आप तुरंत कोर्ट में उठ के नहीं चले जाओ, पहले उससे क्या दीजिए, सूचना। जी समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पे एक तो आज की तारीख तक यही पढ़ाएंगे, मैं तो सोचा आज ही खत्म किए, पर क्या है थोड़ा सा क्या है ये चीज था, तो आई होप यहाँ तक चीज समझ में आ गई। और यही चीज एच वाला और देख लीजिए, एच वाला और देख लीजिए, जहां पर आपने क्या है 6 महीने और 15 दिन की नोटिस दी थी ना, जहां कोई समय नहीं था वहां पर 6 महीने और 15 दिन की नोटिस दी, जैसे ही वो समय 6 महीने या 15 दिन गुजर जाते हैं तो वो पट्टा क्या हो जाएगा, कौन सा समझ में आ गया, अफसाना ये आ गया आपको, इसके अंदर जितने ही पॉइंट है बिल्कुल कोई खास थे नहीं, आपने तो क्या पूरे साल अटकाया रखा। देखो आयुषी, ये भी एक ऐसी लड़की है कि जिसने सर आपने पट्टा तो पढ़ाया था कि है ना, पर आपने टर्मिनेशन ऑफ ये क्या है ये नहीं बताए थे लीज के, तो उसके चक्कर में पूरे साल बैठी रही है। जैसे इसने पढ़ लिया होगा स्वयं से, क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैंने एग्जाम के टाइम पढ़ लिया था, वो तो मैं 116 का लिखा। मुझे क्या है रिमाइंड करा दिया करो, जो भी बच्चे क्लास के अंदर है वो भी रिमाइंड कर, सर ये मेरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया, तो मुझे अगली बार वो रिमाइंड कराया करो कि सर वो नहीं रह गया, वो तो मेरे को एकाएक पढ़ाते वक्त याद आ जाता है। थैंक गॉड कि मेरी थोड़ी शार्प मेमोरी है, पर क्या है कई बार मैं भूल भी जाता हूँ, तो आप भी अगर कोई टॉपिक छूट गया या आपने नहीं पढ़ा है या सर हमने ये नहीं देखा था, तो मुझे रिमाइंड कराओ कि सर ये मेरे से स्किप हो गया था, दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, तो ये बता देंगे। पर अफसाना मैं आपको छोटा सा और बताऊं, इन्हीं बेस पे आधार पे ही 15-16 तक की है, ठीक है, इससे आगे क्या है, ये समझ में आ गया तभी आगे समझ में आएंगे, और ये समझ में नहीं आया तो आगे समझ में नहीं आएंगे, तो सभी इससे चीज से जुड़ी हुई है। चलो ठीक है, ओके, गुड बाय। क्या इच्छा नहीं क्या तुम्हें?